learn, grow, achieve. Teaching goals. Your goals, our mission. हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक का भी हमने जो कि आपका पी ब्लॉक है, वहाँ पर भी हमने आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड फॉलो होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अपना ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि आपका कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक के अंदर आपका क्या ट्रेंड फॉलो होता है वो आज हम देखेंगे। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, जब हम डी ब्लॉक के अंदर डाउन अ ग्रुप मूव करते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस। जो आपका जनरल ट्रेंड फॉलो होता है वो होता है कि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इधर आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर लास्ट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। सो इन इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के बावजूद, ठीक है, ये शील्डिंग करते हैं, ब्लॉकेज करते हैं, और उसके बावजूद जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो कितना न्यूक्लियर का चार्ज फील कर पा रहे हैं, वो होता है आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमेशा कम होता है किससे, एक्चुअल चार्ज से। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। और रीज़न क्या है, आपका डी कॉन्ट्रैक्शन एंड एफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो जनरल ट्रेंड क्या है कि नीचे जाएंगे तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। एक और रीज़न आपका होता है कि जैसे आप नीचे जाओगे 3D सीरीज से 4D सीरीज, और 4D सीरीज के बाद जब आप 5D सीरीज में जाओगे तो आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है आपके ऑर्बिटल्स के बीच में वो बहुत अच्छी हो जाती है। ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है तो उनके अंदर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से भी आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद अगर मैं 3D सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स लूँ, जैसे कि आपका आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, और फिर 5D सीरीज़ की बात करूँ, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम, तो जो आपका कोबाल्ट होता है वो बहुत ईज़िली कोरोड कर जाता है। ठीक है, उसमें जो कोरोजन है वो बहुत ईज़िली हो जाती है, ईज़िली रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर मैं जो 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं इनकी बात करूँ तो इनमें इतनी जल्दी रिएक्टिविटी नहीं होती है, इतनी जल्दी कोरोड नहीं हो पाते। तो इसका वही सेम रीज़न है कि आप जैसे-जैसे 3D से 4D और 5D में जाओगे तो आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो इसलिए वो ईज़िली कोरोड नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। सबसे पहले ग्रुप 3 के अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्रुप 3 में एक्सेप्शन होती है। मैंने अभी ऊपर बताया कि जैसे-जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन ग्रुप 3 के अंदर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, घट रही है। सो इसको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं अपने ग्रुप 4, 5, 6 और 10 की। ये 4 ग्रुप हमारे डी ब्लॉक के अंदर ऐसे हैं जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं। नॉर्मल यानी कि नीचे जाने पे एनर्जी क्या कर रही है, हमारी बढ़ रही है। सो यहाँ पर देखो, टाइटेनियम से ज़िरकॉनियम और फिर हॉफनियम इंक्रीज़ कर रही है, इनकी लगभग बराबर होती है। ठीक है, वेनेडियम, नियोबियम एंड देन टेंटालम आपकी अगेन क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन बढ़ रही है। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम बढ़ रही है। तो ये 4 ग्रुप हमारे ऐसे हैं जो कि जहाँ पर हमारा जो है नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 7 की। तो ग्रुप 7 से लेकर जितने भी अब आगे मैं ग्रुप डिस्कस करूँगी इनका सेम ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, पहले आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इधर है, ठीक, उसके बाद घटेगी एंड उसके बाद आपकी फिर बढ़ेगी। तो आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से, ये आपका क्या होता है, एक टिक मार्क। ठीक है, तो आप टिक मार्क से याद कर सकते हो कि ग्रुप 7, 8, 9, 11 एंड 12, तो ये आपके क्या शो करेंगे, एक टिक मार्क वाला ट्रेंड शो करेंगे। पहले आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, फिर डिक्रीज़ करेगी और उसके बाद आपकी इंक्रीज़ करती है। ठीक, सो ग्रुप 7 के अंदर भी आपका यही ट्रेंड है। ग्रुप 8 के अंदर आयरन, रुदीनियम एंड ऑस्मियम, यहाँ पर भी आपका सेम ट्रेंड फॉलो होगा। ग्रुप 9 के अंदर कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, यहाँ पर भी आपका सेम ट्रेंड फॉलो होगा। ग्रुप 11 कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड ग्रुप 12 आपका जिंक, कैडमियम एंड मरकरी।
तो यहाँ पर आपकी जो आयनाइज़ेशन एनर्जी के जो सारे ग्रुप के ट्रेंड हैं वो ख़त्म होते हैं, तो आप ईज़िली याद कर सकते हो, ठीक है? ग्रुप 1 का और 2 का भी मैंने कल डिस्कस किया था कि पहले डिक्रीज़ करेगी और फिर हल्का-सा इंक्रीज़ आता है आपका, ठीक है? वो ऐसे याद हो जाएँगे। उसके बाद ग्रुप 14, 15, 16 और 17 उनका था कि जैसे-जैसे आप नीचे आओगे तो आपकी आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। ग्रुप 13 के केस में आपका क्या था? एक बहुत एक्सेप्शन आपका एक डब्ल्यू ग्राफ आपको मिल रहा था, तो ग्रुप 13 के केस में आपको ध्यान रखना है कि आयनाइज़ेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे होता है, ठीक है? बाकी नाइट्रोजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का और आपका जो हैलोजेंस होता है, उनका तो सीधा ट्रेंड है, जो आपका जनरल ट्रेंड होता है, ठीक है? उसके बाद इनका भी आपका याद हो जाएगा आपको कि टिक मार्क वाला ट्रेंड फ़ॉलो होता है, ग्रुप 7 से स्टार्ट होकर। जो नॉर्मल ट्रेंड फ़ॉलो करते हैं, वो आपके ग्रुप 4, 5, 6 और 10 और एक एक्सेप्शन यहाँ पे आती है कि जहाँ पर एनर्जी आपकी डिक्रीज़ कर रही है, वो आपका ग्रुप 3 है। तो सारे ग्रुप के जितने भी आयनाइज़ेशन एनर्जी के ट्रेंड हैं, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जो एक्सेप्शन है, वो और भी अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आयनाइज़ेशन एनर्जी अगर हमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? सो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहले आप देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये देखो, करेक्ट? तो यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, वाटर और एचएफ हमें 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है आपकी 4, ठीक है? कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है, तो चारों के चारों जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, चारों ने क्या कर रखा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो यहाँ पर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट नहीं है। उसके बाद बात करें अमोनिया की, जो कि आपका 15th ग्रुप में लाई करता है, तो इसके अंदर आपकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 5, ठीक है? 3 के साथ तो इसने बॉन्डिंग कर ली, लेकिन 2 यहाँ पर आपके क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पर क्या हो रहा है? 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बॉन्डिंग कर ली, 2 आपके बच गए। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? वाटर की, तो वाटर के केस में ऑक्सीजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो क्या होती है आपकी? 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 के साथ इसने बॉन्डिंग कर दी, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे बचे? नॉन बॉन्डिंग के। और यहाँ पे एचएफ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं आपके? 6, ठीक है? एक ने ही बॉन्डिंग कर रखी है यहाँ पे। तो CH4 के केस में कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट नहीं है, अमोनिया में आपका 1 लोन पेयर है, वाटर के अंदर आपके 2 लोन पेयर्स हैं और HF के अंदर आपके कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। सो इतना तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो बॉन्डिंग वाले हैं, जो ऑलरेडी बॉन्डिंग में है, तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइज़ेशन एनर्जी किसमें लगेगी? अगर ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पर मैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी लगेगी किस केस में? मीथेन के केस में। अब इसके बाद हमें डिसाइड करना है किसकी लगेगी, तो वो आप यहाँ पर देखो तीनों के अंदर नॉन बॉन्डिंग है। तो अब यहाँ पे एक और फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि हमारा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्योंकि नॉन बॉन्डिंग से अब हम यहाँ पर फर्दर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले फैक्टर को कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहे, मैं उसको ना दूँ। तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी अगर हमें फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है? तो इसके बाद ट्रेंड में हम लिखेंगे किसको? HF को। अब हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन की। तो उसके बाद आपका आएगा वाटर और इसके बाद हम किसको लिखेंगे? अमोनिया को। सो ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का। सो अगर आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पूछ लिया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा, तो सबसे पहले देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉन्डिंग है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, नॉन बॉन्डिंग है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। उसके बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप फैक्टर लेकर आओ अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कैसे काम कर रही है, ठीक है? एंड फिर उसके बाद आपका जो है ट्रेंड आपको निकल के मिल जाएगा। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और हम फर्दर मूव करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमने देख ली कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे थे, ये उसका उल्टा है, जस्ट रिवर्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कर रहे हैं? हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हमें स्पीशीज़ क्या मिलेगी? हम किसी भी एलिमेंट या सॉरी एटम के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं? नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है। तो ये जो हमारी स्पीशीज़ बनेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, ये हमारी स्टेबल बननी चाहिए।
तभी हमारी जो एनर्जी रिलीज़ करेगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state to form a uni-negative ion, ठीक है। आपका जो गैशियस एटम है ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और कौन सी स्पीशीज बन रही है, यूनी नेगेटिव आयन बन रहा है हमारे पास, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिएक्शन के थ्रू समझोगे तो दिस इज योर एटम, इलेक्ट्रॉन ऐड करा, उसके बाद ये हमारी यूनी नेगेटिव स्पीशीज बनी और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हमारी क्या रिलीज हुई है, -x किलो जूल पर मोल। -x नेगेटिव वैल्यू आती है हमारे पास, इसकी x जनरल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपकी, वो बिल्कुल उल्टा होती है आयनाइजेशन एनर्जी के। नोबल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है। सो उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज इट्स हार्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन देम। अब एक एग्जाम्पल है, आपको ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, किस केस में, नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियॉन के केस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखनी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p3, ये है आपकी नाइट्रोजन की। इसके बाद लिख लो बेरिलियम का, विच इज़ योर 1s2 2s2, और नियॉन का लिखोगे सो इट्स योर 1s2 2s2 2p6, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो इसका 7 है, इसका 4 है और इसका आपका 10 है। फिर आप लिखो कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद अब देखो कि ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है, ठीक है। ट्रेंड सेट करते टाइम आपको बेशक से जनरल ट्रेंड पता है, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल भूलना मत, आपको देखना है कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो ये आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसी है, हाफ फिल्ड, ठीक है। ये फुली फिल्ड है, और इस केस में ये आपकी क्या है, नोबल गैस, एकदम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो। नियॉन आपकी क्या होती है, नोबल गैस। सो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे कम यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू किसकी जाएगी, नोबल गैस की, ठीक है। तो सबसे कम किसकी होगी, आपकी नियॉन की। उसके बाद फुली फिल्ड को लिख दो, विच इज़ योर बेरिलियम, और उसके बाद आप लिखो नाइट्रोजन, विच इज़ योर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूछ लिया जाए ट्रेंड, तो आपको इस तरीके से सेट करना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखो, और देखो कि इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। ये आपका ट्रेंड आ गया। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं ट्रेंड सेट करने में। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया या फिर साइज। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, आप ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक मूव कर रहे हो, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट पी ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एटम का साइज़ क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो अगर आपको एटॉमिक साइज का पता है ना, कि अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो घट रहा है या बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आप बाकी फैक्टर्स भी देख सकते हो कैसे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि एटॉमिक साइज हमारा घटता है, और एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। सो इस तरीके से रिलेट करती है एटॉमिक साइज से। फिर हम बात करते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। सो अगर आपको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता है, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, सो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड को भी देख सकते हो। सिमिलरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर ली, सिमिलरली शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को देखना है तो आप शील्डिंग कांस्टेंट के ट्रेंड को देख के पता कर सकते हो, जो कि आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी अभी देखी है, कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। अब यहाँ पे आते हैं, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, यहाँ पर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, कि आपको एटम के अंदर क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो यहाँ पर ये बनेगा आपका F नेगेटिव और यहाँ पर ये बनेगा आपका Cl नेगेटिव। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इन दोनों में से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका फ्लोरीन का साइज़ होता है वो आपका काफ़ी स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ होता है। और जब आप इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो F नेगेटिव आयन बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। तो इस केस में ये प्रेफरेबल नहीं है। बट अगर हम Cl नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हमारा एटम का साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली बिग होता है, ठीक, कंपैरेटिवली लार्जर साइज। और लार्जर साइज होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को नहीं मिलती। तो जो हमारा Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई है वो स्टेबल फॉर्मेशन है। इस केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, बढ़ता है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नीचे आने पे आपका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, घटनी चाहिए। और क्लोरीन हमारा F के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो यानी कि क्लोरीन की घटनी चाहिए थी जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बट आपको क्या देखना है, आपको और भी फैक्टर्स देखने हैं। आप सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेंड को सेट नहीं कर सकते, आपको और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इसलिए Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपकी ज़्यादा होती है। आपको और भी फैक्टर्स ध्यान रखने होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है। और अगर आप ऐड कर रहे हो तो कहीं उसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो नहीं हो रही। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेंड करना है, बिकॉज़ केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, स्पेशली आपका जो ये पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर होता है इसके अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले बात करें अगर हम 13 ग्रुप की, तो 13 ग्रुप आपका कौन सा होता है, बोरोन फैमिली। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पाल गया इंडिया टू थाईलैंड, इंडिया टू थाईलैंड, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, पहले मैंने यहाँ पे बोरोन क्यों नहीं लिखा। यही इसको याद करने की ट्रिक है कि आप पहले बोरोन को, जो कि आपका स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसको ही पहले सेकंड पोजीशन पे लिख लो और उसके बाद फिर बाकियों को लिख लो, ठीक है। सिमिलरली 14 ग्रुप की मैं बात करूँ जो कि आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, तो पहले आप नाइट्रोजन को दूसरे प्लेस पे रख लो, नो पास सभी, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पहले आप नाइट्रोजन को ही सेकंड पे रखो, बाकियों को फिर एज इट इज प्लेस कर दो। उसके बाद मैं बात करूँ 15 की, जो कि आपका है, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पर आपकी कार्बन फैमिली आएगी, ठीक, कार्बन फैमिली। पहले आप कार्बन को रख लो, उसके बाद जो बाकी हैं आपके उनको रख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15th की, विच इज़ योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब हम 17 पे आते हैं। 17 में आपके पास है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड योर 18, करेक्ट। अब हम बात करते हैं 16 की। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया 13, 14, 15 और 17। तो इन चारों के अंदर तो एक ही ट्रिक फॉलो हो रही है कि पहले स्टार्टिंग को बीच में रखो, बाकियों को लिख दो, फिर कार्बन का रखो, फिर बाकियों को लिख दो, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को रखो लास्ट में, ऑक्सीजन को रखो लास्ट में और उसके बाद बाकियों को प्लेस कर दो, करेक्ट। और ट्रेंड आपका क्या कहता है, ट्रेंड कहता है आपका कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन, हमारा साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, घटेगी। तो डाउन द ग्रुप हमारी एनर्जी क्या करती है, घटती है। आप इस तरीके से एरो प्लेस कर दो। ये आपका तरीका होता है ट्रेंड को याद करने का, ठीक है, कि ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 में आपका किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आता है। इसमें एक आपको ध्यान रखना है जो कि अलग सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वो है आपकी ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। बाकी आपके सेम है कि आपको पहले बोरोन को रखना है, बाकी को रख लो।
कार्बन को रखना है, बाकियों को प्लेस कर दो, नाइट्रोजन को, फिर बाकियों को रख दो एंड फ्लोरीन को। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को लास्ट में रखना है। अब यहाँ पे रीज़न आता है कि हमने ऑक्सीजन को लास्ट में क्यों रखा। सो इसके अंदर भी आपका वही रीज़न है, क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद अब हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, वो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो उसके केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, वो उसकी खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। Electronegativity क्या है? Is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule. आपका एक covalently bonded molecule है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एटम के बीच में, उसको अपनी तरफ खींचने की। अब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है और आपका हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? ज़्यादा, ठीक है। फ्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग कांस्टेंट। फिर है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये कोई कैटायन है X, इसके पास 2+ चार्ज है, ठीक, और इसके पास आपका एक चार्ज है 1+, ठीक है। अब ज़्यादा डेफिशिएंट कौन है? 2+ वाला ज़्यादा डेफिशिएंट है, ये वाला? किसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की? तो ऑब्वियसली 2+ वाले के पास कमी है, क्योंकि इसके पास 2+ चार्ज है, तो इसके पास कमी होगी, तभी तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायंस, ठीक है। एनायंस के जो ऊपर चार्ज होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो प्लस चार्ज होगा कैटायंस के ऊपर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है आपका सिक्स्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? परसेंटेज एस करेक्टर के। अब परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है? ये आता है आपका कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से। आपको पता है कि एक आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, एक होती है sp2 और एक होती है sp3। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp, यानी कि sp 50% है और p भी यहाँ पे क्या है? 50%, ठीक है। तो इस केस में परसेंटेज s करेक्टर क्या है आपका? 50%। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp2, p की थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होगी, s की अब यहाँ से क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पर होती है आपकी 33.3%। सिंगल बॉन्ड के अंदर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, अब p फिर से बढ़ा, s घट जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर आपका s करेक्टर कितना होता है? 25%। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? परसेंटेज s करेक्टर के। तो यहाँ से आपका ऑर्डर आता है कि सबसे ज़्यादा होगा किसमें? आपका ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे s करेक्टर क्या है? 50%, फिर आपका डबल बॉन्ड का 33.3% और फिर आपका किसका? 25% सिंगल बॉन्ड का। अब इसके अंदर जो आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है वो भी मैंने ऐड कर दिए, किस तरीके से ऑर्डर होता है इनका। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली सबको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, वैल्यू होती है 4.0, उससे कम फिर ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आएगा आपका नाइट्रोजन और फिर लास्ट में आपका CC सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अपने केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर ये कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है तो दोनों कार्बन ही, लेकिन इनका केमिकल एनवायरनमेंट देखो। यहाँ पर केमिकल एनवायरनमेंट में देखो कि 4 हाइड्रोजन इसके साथ क्या है? बॉन्डिंग में है। यहाँ पर आपके 4 फ्लोरीन बॉन्डिंग में है,
और फ्लोरीन हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सारे फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये क्या चाहेगा, ये कार्बन की मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूँ ताकि मैं स्टेबल हो पाऊँ। ठीक है, अब इस केस में क्या है, कार्बन की और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इतना डिफरेंस नहीं होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इतना ज़्यादा पुल नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस केस में जो आपका कार्बन है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है यहाँ पर जो कार्बन है। बट यहाँ पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से इट विल अट्रैक्ट मोर इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट कार्बन। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है वो डिपेंड करती है केमिकल एनवायरनमेंट पर, कि उसके आसपास कौन से एटम बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा यहाँ पर आपके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो आपके कवर हो गए हैं। सबसे पहला आपका आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं। तो अब मैंने कुछ PYQs उठाए हैं, सब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम बात करें, इधर लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो आपका जो एटम का साइज है वो क्या करता है, घटेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक, नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा एटम का साइज क्या करता है, साइज बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, हमारी डिक्रीज होती है। करेक्ट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इनको प्लेस कर देते हैं। इधर फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे यहाँ पर होते हैं ग्रुप 17 के अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें तो इससे पहले वाला ग्रुप आपका कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ठीक, जिसके अंदर क्या होता है आपका सल्फर, तो सल्फर होता है इधर, और इससे पहले नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है आपका इधर। तो पहले आप अपने माइंड में देख लो कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ सेट हो रहे हैं अपने जनरल ट्रेंड के हिसाब से। ठीक, अब मैं बात करूँ इन चारों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। इधर आने पे क्या कर रही है, बढ़ रही है, और नीचे जाने पे बढ़ रही है। तो इधर आने पे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किसकी निकल के आ रही है, हमारी फ्लोरीन की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर हमारी किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। लेकिन अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा था कि F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो हमारी Cl नेगेटिव की ज़्यादा होती है, क्योंकि F के अंदर तो आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लीज़ ये देख लेना कि अगर आपको भले ही जनरल ट्रेंड पता हो, बट एक बारी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉन्फ़िगरेशन, हर एक चीज़ को एक बारी ध्यान में ले आना, फिर आप क्वेश्चन का आंसर टिक करना। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, द एलिमेंट Z इज इक्वल्स टू 117 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप मैजिक नंबर को भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ से आप किसी भी एलिमेंट का देख सकते हो कि वो कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, और पीरियड का आपको पता चल जाएगा तो आप उसका ग्रुप भी देख लोगे। ठीक है, और ग्रुप से आपको पता चल जाएगा कि वो एल्कली मेटल्स हैं, हेलोजेंस हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, या वो क्या हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है इस तरीके से। ठीक, इधर वाले आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, फिर ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ होते हैं, इधर आपके ग्रुप 17 में कौन से होते हैं, हेलोजेंस, और हेलोजेंस के बाद लास्ट में कौन से होते हैं, आपके नोबल गैसेस। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब हमसे पूछा किसका हुआ है, Z इज इक्वल्स टू 117 का। तो इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इस तरीके से आप मैजिक नंबर का यूज़ करते जाओ, आपको एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। तो आप देख लेना कि आपका जो 117 है वो कहाँ पर प्लेस हो रखा है। तो आपका इसका आंसर जो मैं बता देती हूँ वो आएगा आपका हेलोजन फैमिली। ठीक, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफ़ी पूछे हुए हैं, जिसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से माइंड में छपा होना चाहिए, तो उसको अच्छे से याद कर लेना, या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं मैजिक नंबर याद करके वहाँ से निकाल सकता हूँ तो आप वहाँ से निकाल लेना। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन 2022
2022 एंड एज वेल एज योर 2023 दोनों साल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। आयनाइजेशन एनर्जी से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रेंड पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि आपसे किसके एलिमेंट के बारे में बात करी गई है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 2 के अंदर, ठीक है। ग्रुप 2 के अंदर आता है आपका मैग्नीशियम, इसके बेरिलियम के नीचे। उसके बाद मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो ये आपका पूरे इसको छोड़ दो, आप सीधा पी ब्लॉक में आओ। ये आपका ग्रुप 13 के अंदर आता है, बोरॉन एंड देन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की मैं बात करूँ तो क्या ट्रेंड जा रहा है आपका कि आप पीरियड में मूव कर रहे हो, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे आपका साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम का आपका ज़्यादा होना चाहिए। बट अगेन व्हाट यू हैव टू सी इज़, देखना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो लिखो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अब एल्यूमिनियम का लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13। अब यहाँ पर देखो ये जो आपके मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी आपका जनरल ट्रेंड ना फॉलो करके जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि मैग्नीशियम की क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है और इधर भी दिख रही है। 2 पॉइंट्स में आपको दिख रही है, 2 ऑप्शंस के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, सल्फ़र की। सल्फ़र और फॉस्फोरस, सिलिकॉन तो आपका सेम बैठा हुआ है ऑप्शंस के अंदर, उसको मत देखो। फॉस्फोरस और सल्फ़र की बात करो। सो अब हम बात करते हैं किसकी, फॉस्फोरस और सल्फ़र की। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है आपका 15, सल्फ़र का होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p के अंदर आपके कितने आएंगे, 6 7 8 9 10 11 12, 3p3, ठीक है। सल्फ़र की लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड आपके 3p के अंदर कितने आएंगे, 4। अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके, p के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, ठीक है। हैं कितने, 3। तो यहाँ पर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इस केस में एनर्जी आपकी ज़्यादा लगेगी, किस में, फॉस्फोरस में, आयनाइजेशन एनर्जी। सल्फ़र के केस में आप p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो, एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, कम लगेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि ये फुली फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इस केस में आपको क्या किस में लगानी पड़ रही थी, मैग्नीशियम में। सो अब आप ट्रेंड को देख लो कि मैग्नीशियम ज़्यादा होना चाहिए और आपका फॉस्फोरस ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आपका किस में है, इस वाले ट्रेंड में, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा और आपका जो फॉस्फोरस है उसका आपका सल्फ़र से ज़्यादा होगा। किसकी वजह से, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सो ट्रेंड को भी याद रखो कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसे जा रहा है, बट इन छोटे-छोटे फैक्टर्स को भी ध्यान रखो क्योंकि ये आपका क्वेश्चन गलत करा देते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो अगेन आप इस क्वेश्चन को मैजिक नंबर से सॉल्व कर सकते हो, प्लीज़ इसको सॉल्व करके देखना। अगर नहीं होता है तो फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूँगी, बट फिलहाल आप खुद सॉल्व करके देखना। मैंने आपको मैजिक नंबर बता दिया है, वहाँ से आप एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हो और उसकी प्लेसमेंट भी आप कैसे देख सकते हो, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और इसका आंसर होगा आपका एस ब्लॉक इज़ द आंसर, ठीक है। मैजिक नंबर से नहीं तो आप ये भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका आउटर मोस्ट, वो कौन से शेल में जा रहा है, ठीक है।
एस ब्लॉक में जा रहा है तो एस ब्लॉक आंसर हो जाएगा, पी ब्लॉक में जा रहा है तो पी ब्लॉक हो जाएगा। सो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ उस हिसाब से आप देख लेना, आंसर आएगा आपका एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखो सेम है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 87 कर दिया, बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन से ब्लॉक से करता है। तो सेम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखना, अगर मैजिक नंबर से सॉल्व कर पा रहे हो तो इसको मैजिक नंबर से सॉल्व कर लेना। और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा एस ब्लॉक। और ऐसे और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये PYQ में आए हुए थे जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आपका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी अब यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली, PYQ भी देख ली। अब आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं हर एक टॉपिक को। ठीक है, सो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।